सभी मित्रों को नमस्कार। चलिए पुनः आज की सेशन की शुरुआत करेंगे। आज हम यूनिट 9 पर बात करेंगे, इकाई 9 पर बात करेंगे सामाजिक विज्ञान छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2। और इसमें विज्ञान वाले साथी, गणित वाले साथी, आर्ट वाले साथी सबके लिए कंबाइन सिलेबस रहता है, सेम सिलेबस रहता है, तो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करेंगे आज की सेशन को। आज हम इकाई 9 में पृथ्वी के घटक पर बात करेंगे, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और चट्टान, उसके प्रकार, भूकंप, ज्वालामुखी, नदियां, भूमिगत जल, हिमनद, हवाएं इत्यादि के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मानव संसाधनों के बारे में भी चर्चा होगी। तो साथी नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 9 को, इकाई 9 को। इकाई 9 है पृथ्वी के प्रमुख घटक। देखिए, अब जो है इकाई 9 की जब बात आ रही है तो ये पर्यावरण का हिस्सा है, और पर्यावरण के हिस्सा पे हम आगे बढ़े इसके पहले हमको पर्यावरण को परिभाषित करना होगा, पर्यावरण की परिभाषा को हमको समझना होगा। तो आखिर ये पर्यावरण है क्या जी? सर्वप्रथम हम पर्यावरण को जान लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण, ये जो पर्यावरण शब्द है 2 शब्द से मिलकर बना है, और ये हम प्राथमिक मिडिल कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ है चारों तरफ, और आवरण का अर्थ होता है घेरा, अर्थात पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना। मनुष्य की चारों ओर जितने भी क्षेत्र है जो हमारे आसपास को घेरे रहता है एवं जीवित जीवन और क्रियाओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। हमारे चारों ओर जहां तक हम देख पाते हैं, चाहे थल हो, जल हो, स्थल हो, वायु हो, सभी क्या है भाई? पर्यावरण है। ठीक है। पर्यावरण अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहा जाता है, जो फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ अगर मैं कहूं तो इसका अर्थ होता है पड़ोस। इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस के शब्द का ज्यादातर उपयोग करते हैं। चाहे हमारे आसपास की जितनी वस्तुएं जो हम देखते हैं सभी, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो जैविक हो, चाहे वो अजैविक हो, सभी से पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण के घटक पर बात कर लूं मैं, तो पर्यावरण के 2 घटक, एक तो है प्राकृतिक संसाधन, ये प्राकृतिक घटक, और दूसरा मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? प्राकृतिक घटक में 2, आपका जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है। सर्वप्रथम बात करूं मैं जैविक घटक, तो जैविक मतलब जीवित, और जीवित मतलब सजीव। तो ये घटक जो है सजीव प्राणियों में होता है, अर्थात सजीव चीजें जो हमारे वातावरण में मौजूद है वो सभी सजीव घटक के अंदर या जैविक घटक के अंदर आता है। जितने भी संसार के जीव जंतु हैं, पादप भी उसमें आएंगे। याद रखना, जीव जंतु, पादप अर्थात पेड़ पौधे, क्योंकि ये भी जीवित हैं, ये भी सांस लेते हैं, ये भी वृद्धि करते हैं, इसलिए जैविक घटक में जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी शामिल रहते हैं। अजैविक घटक आता है प्राकृतिक के अंदर। अजैविक घटक, जिसको भौतिक घटक के नाम से भी जाना जाता है, इसमें सभी निर्जीव पदार्थ आते हैं। संसार में जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं, जल, थल, वायु, प्रकाश, मृदा, ताप, भूमि, अग्नि, ये सभी चीजें अजैविक घटक में आते हैं, क्योंकि ये निर्जीव होता है, इसमें जान नहीं होती है। ठीक है। यह है प्राकृतिक घटक में। और मानव निर्मित घटक की मैं बात करूं तो मानव निर्मित जो घटक है उसमें बड़े बड़े इमारतें, बिल्डिंग्स, उद्योग धंधे, सड़क, पुल, कारखाना, पार्क, संस्कृति, ये सभी चीजें मानव निर्मित घटक के अंदर आते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए इसमें पर्यावरण के क्षेत्र। अब पर्यावरण के कौन कौन से क्षेत्र हैं, और यही पर्यावरण के क्षेत्र को हम आगे पढ़ेंगे। तो पर्यावरण को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है स्थल मंडल,
जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। पर्यावरण को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है मेरे दोस्तों? तो इसको 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब यही हम 4 क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जल, स्थल, वायु और जैवमंडल। इसी पर बात करें तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, अर्थात इस पृथ्वी पर व्यक्ति जीवित रह सकता है। जीवित रहने के लिए, घर बनाने के लिए स्थल है उसके पास, जल है, वायु है सांस लेने के लिए, पीने के लिए जल है, और जो चीजें जरूरी है इंसान को जीवित रहने के लिए वो तमाम संभावनाएं हम पृथ्वी में पाते हैं। इसलिए पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां व्यक्ति निवास करता है। बात करूं मैं इन तमाम अर्थात स्थल, जल और वायुमंडल के सम्मिलित रूप को ही जैवमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर 29% भाग स्थल है और 71% भाग पर जल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम बात करें स्थल मंडल की, जिसको लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। स्थल मंडल, पृथ्वी के ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। याद रखना, सबसे ऊपर का भाग पृथ्वी के, जहां इंसान रहता है, चलता है, खेलता है, कूदता है, बैठता है, वही क्या है? स्थल मंडल है। यह ध्रुव पट्टी के सबसे ऊपरी मेंटल जिसमें मैदान निर्मित होती है। इसमें जलाशय, महासागर इत्यादि पाया जाता है। और इसी स्थल मंडल में हमको पर्वत देखने को मिलता है, जैसे हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत। और इसी स्थल मंडल में हमको पठार देखने को मिलता है, जिसमें दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार आदि हैं। और मैदान भी हमको इसी स्थल में देखने को मिलते हैं, जैसे गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान। मरुस्थल भी, डिजर्ट जिसको बोलते हैं, मरुस्थल भी जो है शुष्क और अर्ध शुष्क भाग, जैसे सहारा का मरुस्थल, ये सभी यहीं पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा महाद्वीप भी जो है हमको इसी के अंदर देखने को मिलते हैं। और हमारे एशिया में 7 महाद्वीप है, हमारे पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। और इसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो ये सभी किसके अंदर आते हैं भाई? स्थल मंडल के अंदर आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं स्थल मंडल के बाद जल मंडल। और मैंने कहा 71% जो भाग है पूरी तरह से जल से घिरा हुआ है। स्थल मंडल सिर्फ 29% भाग स्थल मंडल था, पूरे 71% भाग जलों से ही घिरा हुआ है। अब इस जल में बड़े बड़े जल सागर है, नदियां, नरवा से लेकर महासागर तक। सबसे पहले महासागर, जिसको ओशियन बोलते हैं, तो जल मंडल का सबसे मुख्य भाग महासागर है। और हमारे विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ये जो है हमारे किसमें आता है? जल मंडल के अंदर आता है। अब हम बात करें जैव मंडल की, जिसको बायोस्फीयर कहा जाता है। जैव मंडल के 3 घटक, अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा घटक। भाई मैंने बात किया अजैविक घटक, जैविक और ऊर्जा घटक, तीनों पर मैंने चर्चा किया। अगर मैं मोटिव तौर पर कहूं तो अजैविक घटक जिसमें जीवित ना हो, निर्जीव हो, इसको निर्जीव घटक भी कह सकते हैं, जैसे वायु, जल, मृदा, अग्नि, ये सभी अजैविक घटक में आता है। जैविक घटक जिसमें जीवित हो, है ना, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी किसमें आएंगे? आपके जैविक घटक। ऊर्जा घटक में सूर्य, और सूर्य क्या है? ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ऊर्जा घटक में आ जाते हैं। ठीक है, ये जैव मंडल। अब हम बात करें वायुमंडल की। वायुमंडल की बात करते हैं। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत का जब अध्ययन है तो उसको वायु विज्ञान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वायुमंडल के निचले परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहेंगे। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहेंगे। और वायुमंडल में कुछ तत्व भी मौजूद हैं और ये अलग अलग मात्राओं में मौजूद हैं।
जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन मौजूद है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.93% आर्गन गैस है। तो इन तमाम गैसों के मिश्रण से वायुमंडल का निर्माण हुआ है। अर्थात वायुमंडल में सर्वाधिक जो है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। और इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, तो याद रखना। अब बात हो रही है वायुमंडल की तो वायुमंडल के स्ट्रक्चर की बात कर लूं, संरचना की बात कर लूं, वायुमंडल में 5 परतें होती है। और ये 5 परतें क्या क्या? पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा बाह्य मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। इन्हीं पर एक एक करके विस्तृत चर्चा होगी। सर्वप्रथम आता है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सतह से 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई को क्षोभ मंडल कहा जाता है और इसी क्षोभ मंडल में वर्षा होती है, कोहरा होती है, ओला अर्थात बर्फ गिरता है और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं हमको इस क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जितने 5 प्रकार के मैं अभी मंडल बताऊंगा, एक एक करके उसके अंदर के बिंदुओं को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। चलिए, सेकंड आता है समताप मंडल और इसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है और ये 50 किलोमीटर तक की औसत ऊंचाई को समताप मंडल कहा जाता है। ये नाम से स्पष्ट है, समधन ताप, जिसमें तापमान एक समान हो उसको समताप मंडल कहा जाता है और इसमें टेम्परेचर बहुत रहता है, ताप समान रहता है और इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाया जाता है। याद रखना, हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ाया जाता है? अगर क्वेश्चन आपके आ गया, समताप मंडल में उड़ाया जाता है और इसमें ओजोन गैस की परत होती है। इसी समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है, जिसके वजह से ये गर्म मंडल है। ठीक है, सूर्य से आने वाले जितनी हानिकारक गैस है उसको रोकने का काम समताप मंडल करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मध्य मंडल की। मध्य मंडल और इसकी जो है ऊंचाई 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। ये क्या करता है? अंतरिक्ष में आने वाले जितने भी उल्का पिंड है इस परत में आने पर जल जाता है। अर्थात ऊपर से जितने उल्का पिंड आते हैं मध्य मंडल में आते ही वो जल जाते हैं। ठीक है, चौथा आता है बाह्य मंडल और बाह्य मंडल की जो ऊंचाई है 80 से 400 किलोमीटर तक होती है और रेडियो के संचारण के लिए ये बाह्य मंडल का उपयोग किया जाता है। किसके लिए भाई? आपके रेडियो के संचारण के लिए बाह्य मंडल का उपयोग होता है। अंतिम आता है हमारा बहिर्मंडल, जो 400 किलोमीटर से ऊपर की फिर दूरी है वो बहिर्मंडल में आएगा। इस मंडल में हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि अंतरिक्ष में तैरती रहती है और जब इंसान इस बहिर्मंडल में प्रवेश कर जाता है तो फिर वो जमीन में नहीं आ सकता, वहीं वो तैरते रहेगा। तो ये बहिर्मंडल है। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो ये 5 मंडल, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र पर, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो, पारिस्थितिक तंत्र जिसमें जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण में जैविक, भौतिक, रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। अर्थात सर्वप्रथम ये चीजें याद रखना, पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र में इसके जो पारिस्थितिक तंत्र का विचारधारा A.G. टेंसले ने दिया था, याद रखना। और पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है और ये इकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, इकोलॉजी, और जिसको सबसे पहले इस शब्द को अर्थात जिसका प्रयोग अर्नेस्ट हिकल ने किया था। ठीक है, किसका? आपके पारिस्थितिक तंत्र का। और इस पारिस्थितिक तंत्र में मानव निर्मित भी हो जाता है और कृत्रिम भी होता है। कई छोटी छोटी इकाइयों में ये बटा होता है, जैसे जलीय पारिस्थितिक तंत्र,
समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र, वनों का पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, ये अलग अलग बटा रहता है। उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक जो तंत्र है सर्वाधिक उत्पादक जो है परितंत्र माना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक की मैं बात करूं तो इसके भी दो घटक हैं, जैविक और अजैविक घटक। क्लियर है? जैविक घटकों में तीन चीजें आती है, एक तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, और आपके अजैविक घटक, ठीक है। तो जैविक घटक के तीन चीजें जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटन। अब ये एक चीज याद रखना, जब सूर्य से कोई भी प्रकाश निकलती है, ठीक है, तो उसका केवल 10% प्राथमिक उपभोक्ता तक क्या हो पाता है, वो पहुंच पाता है। केवल 10 ऊर्जा की इकाई ही वह पहुंच पाता है, बाकी सब जो है नष्ट हो जाता है। क्लियर है? यहां तक जैविक घटक में मैंने तीन चीजों का जिक्र किया, इन तीन चीजों को भी समझ लीजिए। उत्पादक जिसमें पादप जगत आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ का स्वयं निर्माण करते हैं, वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। और इसमें पेड़ पौधे आते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं भटकते, बल्कि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन बनाता है, ठीक है। दूसरा आता है इसी में उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता वे उपभोक्ता। अब नाम स्पष्ट है, नाम से उपभोग करता है, बनाता कोई और है और इसका उपयोग कोई और करता है, ठीक है। अब उपभोक्ता में भी इसमें 4 आते हैं। देखिए उपभोक्ता में कौन कौन से 4 आते हैं। एक तो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, पौधे और पत्तियों के कोमल तने को खाते हैं। शाकाहारी जो होते हैं जैसे टिड्डा, बकरी, हिरण, गाय, ये सिर्फ पेड़ पौधे के डालियों को खाते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों को, अर्थात ये केवल मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे मेंढक, बिल्ली, लोमड़ी, ये सब। और तृतीयक उपभोक्ता ये जो है उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं, और इसमें प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों आते हैं, ठीक है। जैसे शेर हिरण को खाता है और लोमड़ी भी हिरण को खाता है, ये तृतीय उपभोक्ता में आएगा। और सर्वाहारी वे उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता का भी सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य सर्वाहारी है, ठीक है। बिल्ली, कौवा, मोर इत्यादि ये साग भाजी मिली तो ओहू खा लेते, और मांस मछली मिलते तो ओहू खा लेते, ठीक है। तीसरा आता है इसमें अपघटन करता, मृतक भक्षी। तो वे मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं, जिसको मृतोपजीवी के भी नाम से जाना जाता है। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु, कवक। जैसे देखना, जैसे गाय वगैरह मर जा रहे थे ना, कोई भी जीव जंतु में मर जा रहे थे, अब वो मरेला फेंक दे रही थन, तो ओई में कीड़ा बिल बिलाए लगते, जीवाणु, कवक, ओई हरे, समझ वो अपघटन करता है। अर्थात जब वह डिस्पोज होने लगते, एक प्रकार से वो गले लगते, समझ जावा, तो वही में जो कीड़ा मकोड़ा बैठे रहते, फिर वो है जीवाणु या कवक। तो ये अपघटन करता मृतक भक्षी कहलाता है। क्लियर है भाई यहां तक? चलिए नेक्स्ट बात करें, कुछ सम्मेलन की बात कर लूं मैं, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, और इसको याद रखना। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि कब ये आयोजित किया गया था, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को शामिल किया गया था। और इसका सिद्धांत था कि सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत इन्होंने अपनाया था, ठीक है। और ये जो सम्मेलन है ये किसके तहत हुआ? यूएनईपी के तहत, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत ये हुआ। और इसी में एक चीज याद रखना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। वो इसी मानव पर्यावरण और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में निर्णय लिया गया था। उसके बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था।
और यह 1989 में प्रभावी हुआ। और इसमें क्या था, ओजोन परत को बचाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करने का निर्णय इसमें लिया गया था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 जिसका एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। क्योटो सम्मेलन 1997 जो 1 से 10 दिसंबर 1997 तक आयोजित किया गया था। इसके अलावा बात करूं मैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिनियम चला, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि 19 नवंबर 1986 को ये लागू हुआ था। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण के संरक्षण, उनके बचाव के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए और बहुत सारे आंदोलन चले। इसमें से सर्वप्रथम बहुत फेमस आंदोलन है चिपको आंदोलन, और ये 1973 में चला और इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिसकी शुरुआत 1973 में आज उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव से हुई थी। ठीक है, इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थी। एक चीज और याद रखना, अपिको आंदोलन जो कि 1983 में चला और इसके नेता पांडुरंग हेगड़े थे। चिपको आंदोलन का ही एक रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई थी। नर्मदा आंदोलन जो कि 1989 में चला और इस आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा आमटे और मेधा पाटेकर थे और इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी में जो बन रहे बांध के विरोध में की गई थी। कुछ पर्यावरण संबंधी पुरस्कार पर बात करूं तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1987 में हुई और पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय अगर योगदान रहा तो इस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1993 में हुई और औद्योगिक संस्थानों इकाइयों को यह दिया जाता है, अर्थात पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा कुछ स्मरणीय तथ्य को भी आपको याद रखना है और इसमें जैसे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी चीजें हैं जिसको याद रखना है। बात करें आगे भूकंप की, भू अर्थात धरती और कंप मतलब हिलना या कंपन होना। जब धरती हालती है, जब धरती हिल जाती तब हम कैथन के भूकंप आ गए, है ना भाई। प्राकृतिक घटना है और प्राकृतिक घटना के कारण ही पृथ्वी पर कंपन होती है और उसी कंपन को भूकंप कहा जाता है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। भूकंप कैसे आएगा? जब वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ी तो समझ जाओ भूकंप आएगी। ठीक है, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, इसको भी याद रखना। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। किसका? रिएक्टर स्केल का। आगे बात करें सुनामी। सुनामी क्या है? सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें। ठीक है, जब समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें उठती है, जब महासागरों में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और वही जो है बहुत विशाल रूप लेकर सुनामी का रूप धारण कर लेती है। इसकी उत्पत्ति महासागरीय तली में भीषण और प्लेटों के टकराने के कारण उत्पन्न होता है और ये अत्यधिक तीव्रता के भूकंप जिसमें रिएक्टर स्केल में 7.0 से भी अधिक होती है। और ये बहुत खतरनाक सुनामी जो है भारत में 26 दिसंबर 2004 को आया था और ये भूकंप के कारण उत्पन्न हुआ था जिससे विशाल जन धन की हानि हुई थी। तो 26 दिसंबर 2004 को खतरनाक सुनामी आया था, उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूं मैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी मतलब जैसे ज्वालामुखी बन गए कैसे? जब बहुत गुस्सा गर्म हो जाते, लाल हो जाते गुस्सा में, तो वही है ज्वालामुखी। मतलब कैसे? आइए समझते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़कर बाहर निकलती है
एक प्रकार के उसमें से लावा निकलती है। जब एक मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परत को तोड़कर धरती को चीरकर बाहर निकलती है तो इस क्रिया में उस मैग्मा के साथ जल वाष्प निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसी गैस निकलती है और सबसे जरूरी चीज है लावा, जो कि लकलकात आगी रहते है ना, वही क्या कहलाता है भाई, ज्वालामुखी कहलाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम चट्टान की। चट्टान क्या होता है? चट्टान कई वर्षों से जो विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है। मतलब क्या है, बहुत सालों एक जगह पर कोई वस्तुएं जाकर ढेर होने लगती हैं, जमने लगते हैं, वही ठुरहाने लगते, समझ है ना। तो वही है का बनते आगे चल के चट्टान के रूप धारण कर लेते, जिला हमन शैल कथन। अब ये शैलों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है, इसको भी याद रखना। ये चट्टान 3 प्रकार का होगा। क्या क्या पढ़े भी हो, है ना, 9वीं 10वीं कक्षाओं में। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान देखो, इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले मैग्मा या लावा के ठोस अवस्था से होता है। अर्थात जब ज्वालामुखी निकलते, अब वो ज्वालामुखी निकली तो अगर अंदर ले लावा निकली बहुत सारा, है ना, बहुत सारा लावा निकलते। वही लावा जब बुझा जाते और एक जगह ठुरिया जाते हो तो वह काय बन जाते, आग्नेय चट्टान बना लेते। समझ रहे हो। और इन चट्टानों में चुंबकीय लोहा भी अंदर से निकलते, निकिल तांबा भी निकलते, सीसा, जस्ता, सोना आदि बहुत सारा चीज जमीन के अंदर ले वही लावा के संगे संग निकले रहते। वह सुखा के और बुझा के वह चट्टान के रूप ले लेते। समझ गए। आग्नेय चट्टान, आग्नेय मतलब आगी और आगी मतलब लावा, है ना भाई। तो ये अग्नि से या लावा से निकलने वाली चट्टान है। ठीक है। दूसरा आता है अवसादी। नाम से स्पष्ट है, देखो अवसाद, अवसाद मतलब ये बहुत सारे कहना चाहिए कुछ कुछ टुकड़े जिसको हम कह सकते हैं यूजलेस। तो छोटी छोटी जो पत्थरा के टुकड़ा, चट्टानों के टुकड़े, है ना भाई, अवशेष ये एक जगह जाकर जमा होने लगते हैं और लंबे अवधि के बाद ये अवसादी चट्टान बन जाता है। अवसाद मतलब एक प्रकार से ढेला, पथरा, लकड़ी, फाटा, बहुत सारा चीज जब एक जगह जम जाते हैं, पथरा ढेला मन, वही मन जाके क्या बना लेते हैं भाई, अवसादी चट्टान बना लेते हैं। ठीक है। और ये खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला इत्यादि इसमें पाया जाता है। आगरा का लाल किला, आगरा का किला, दिल्ली का किला इसी अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। तीसरा आता है इसमें रूपांतरित चट्टान। नाम से स्पष्ट है, रूपांतरित अर्थात उसके रूप में परिवर्तन, कॉम्बिनेशन से ये बनता है। जैसे आग्नेय और अवसादी चट्टान को जब आपस में मिला दोगे, ठीक है, आग्नेय और अवसादी को जब आपस में मिला दोगे, अधिक ताप और दाब में जब ये रासायनिक क्रिया करती है, ठीक है, आग्नेय और अवसादी अधिक तापमान और दाब में जब ये रासायनिक क्रिया करती है तो उस क्रिया के फलस्वरूप, उस क्रिया के परिणाम स्वरूप एक नई चट्टान बनता है जिसको कायांतरित चट्टान कहा जाता है। समझ गए। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो सबसे पहले इसको, और आग्नेय चट्टान जो कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बनाता है। अवसादी पथरा ढेला के छोटे छोटे टुकड़ा एक जगह जम जाते, वो अवसादी चट्टान बनते। और रूपांतरित चट्टान जो कि आग्नेय और अवसादी दोनों रासायनिक क्रिया करते तो फिर वह रूपांतरित चट्टान बन जाते। ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्लियर हैं। आगे बात कर लूं मैं मिट्टी की, मृदा की। तो देखो मृदा, पृथ्वी के सतह पर जो दानेदार कण होते हैं वही मृदा है, वही मिट्टी है। और इस मिट्टी का निर्माण हमारे गांव देहात में घर द्वार ला छाबे बर करथन, है ना, घर ला दीवार ला उठाए बर करथन, बहुत सारे काम। तो मिट्टी भी जो है रंग बिरंगे, हमारे को लाल रंग के घलाक मिलते और करिया रंग के घलाक मिलते, भूरवा के लगते, है ना भाई। तो पृथ्वी के ये सतह पर पाए जाने वाला कण है जो मिट्टी कहलाता है
और इस मिट्टी का निर्माण चट्टानों के प्राप्त खनिज, जैव पदार्थ, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से इस मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी की कार्य की बात करूं तो जीवों का आवास है मिट्टी। बहुत सारे जीव जंतु इस मिट्टी में रहते हैं, जैसे केचुआ, जिला हमन गेंगरवा फेंगरवा कहत हथन तेमन रथे, है ना भाई। और पौधा ला जकड़ के राखे रथे, और तो मिट्टी नहीं रहती तब बड़े बड़े पेड़ जो कहना चाहिए बर पीपर के पेड़ खड़े हो सोझे ढलक जातीस, है ना। तो मिट्टी है तो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं वो अपने स्थान पर टिका रहता है, ठीक है। यही मिट्टी क्या करते, पौधा ला खाए पिए के ओला पोषक तत्व देते भाई। हम पानी मिट्टी को देते हैं और मिट्टी उस पानी को जड़ों के माध्यम से पेड़ के पूरे भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये सब क्या है, मिट्टी के कार्य है, ठीक है। अब जो है मिट्टी के कार्य तो हमने देखा। मिट्टी के प्रकार पर बात करें तो भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें प्रमुख है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी और ये मृदा मैदानी और नदी घाटियों में ज्यादातर मिलता है। कौन सा, आपका जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और इस मिट्टी में उगाए जाने वाले फसल गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना, ये सब का है भाई जलोढ़ मिट्टी है। हमार को ये मिट्टी ज्यादा देखे पर मिलते, काबर की हमार को धान के फसल होते, जिला चावल कई थन, गेहूं के फसल होते, गन्ना के फसल होते, मूंगफली के फसल होते, है ना। और दूसरा आते है काली मृदा, जिसको ब्लैक, देखो काली मृदा इसका निर्माण लावा से होता है, ठीक है। किससे होता है, लावा से। और ये मृदा ज्यादातर गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाया जाता है। और कपास की खेती के लिए, रुई की खेती के लिए काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। याद रखना भाई, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो कपास और गन्ना के लिए काली मिट्टी का उपयोग करते हैं। और चूंकि कपास के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त मृदा है, इसलिए इसको कपासी मृदा भी कह दिया जाता है, ठीक है। अगला आता है लाल मृदा, और ये मृदा दक्षिण भारत के पूर्वी क्षेत्र जैसे गोवा इत्यादि में ये पाया जाता है, ठीक है। इसमें लोहा, जंग के कलर लाल होते हैं ना, जंग लगते हैं ना तो लाल लाल हो जाते हैं ना, भुरवा भुरवा। तो लोहे का रंग लाल है, जंग का रंग लाल है। तो जो लाल मृदा है इसमें लोहे की अधिकता होती है, इसलिए इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। सिंचाई सुविधा इसमें धान, आलू, कपास उगाने के लिए लाल मृदा उपयुक्त है। अगला आता है लैटराइट मृदा। ये मृदा वहां पाई जाती है जहां वर्षा ज्यादा होती है। तो मृदा खेती के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें ज्यादा वर्षा होने वाली जगहों पर यह पाया जाने वाली मृदा है। देखो अगला आता है मरुस्थलीय मृदा, और ये क्या होता है, इसको शुष्क मृदा भी कहा जाता है। तो ये शुष्क या अर्ध शुष्क स्थानों पर पाया जाता है, अर्थात एकदम सूखा जगह में जहाँ पानी कांजी कम गिरते, है ना। जैसे राजस्थान, लद्दाख, इतनी बार पानी गिरे नहीं, लद्दाख में तो बर्फ बस गिरते थोड़ थोड़, है ना भाई। और राजस्थान में भी पानी के भयंकर समस्या, विकट समस्या। तो ऐसी जगह में जो मृदा पाई जाती है वो मरुस्थलीय मृदा है, ठीक है। चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अच्छा चलिए, अभी इतना ही है आपके इस क्लास में, क्योंकि इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। एक दो हैं जैसे हवाएं हैं, समुद्री लहरें हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समुद्री लहरों को मैंने तो बता दिया है, सुनामी इत्यादि को। तो इतना ही है आपके क्लास में साथियों। इस सेशन में पृथ्वी के प्रमुख घटक को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। ये टॉपिक ज़्यादा नहीं था, इसलिए हमने इसको जल्दी करा दिया, ठीक है। और आज हम स्पीड भी चले हैं, क्योंकि कल का वीडियो बहुत लंबा हो गया था, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट नंबर 9 जो कंप्लीट हो जाता है, पृथ्वी के प्रमुख घटक। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी यूनिट नंबर 10 पर आएगी, इकाई 10 पर आएगी, जिसमें भारत के अध्ययन करेंगे। और भारत के अध्ययन में उनके प्रदेश, जलवायु, वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं, उद्योग धंधे, पर्यावरण संसाधन इत्यादि के बारे में
वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पिछला जितना भी वीडियो आपके सामाजिक विज्ञान की आ रही है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 के लिए, विज्ञान वाले साथी को भी अनुरोध है वो भी पढ़ें, क्योंकि कंबाइंड सिलेबस है। आप चाहते हो कि आप विज्ञान गणित वाले हो तो मैं सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, वो गलत सोच है, क्योंकि सबके लिए समान सिलेबस है। तो आप जिस विषय के हो उसको कम पढ़ो। जैसे आप साइंस मैथ्स वाले हो तो आर्ट को पढ़ो, आर्ट वाले हो साइंस मैथ्स को ज्यादा पढ़ो, तभी आप पार पाओगे, अदरवाइज फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।